बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंटू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं उन विषयों के बारे में जो कि आप किसानों से संबंधित हैं। हम आपको जानकारी देते हैं कि कैसे विभिन्न तरह की योजनाओं से जुड़कर हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे एग्री स्टार्टअप, इसके अलावा कृषि के क्षेत्र की नई नई योजनाओं से जुड़कर, और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर करें तो उन ऐप्स का भी इस्तेमाल करें जो कि विशेष तौर पर हमारे किसानों के लिए हैं। हम आपको जानकारी देते हैं उन पोर्टल्स और वेबसाइट के बारे में भी जिससे जुड़कर किसान नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं और प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बात करेंगे एग्री स्टार्टअप यानी कृषि स्टार्टअप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है कृषि स्टार्टअप और कैसे कृषि के क्षेत्र को इससे और गति मिल सकती है। भारत की 70% से भी अधिक ग्रामीण आबादी आज भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है। विकास तभी होगा जब खेती आधुनिकता के सांचे में ढलेगी। इस तरह के सांचे में ढलने के लिए नई तकनीक सबसे जरूरी चीज है। कृषि स्टार्टअप नई तकनीक को खेतों तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। कृषि स्टार्टअप दरअसल एक कंपनी या व्यावसायिक उद्यम है जो खेती को आधुनिक तकनीक की मदद से आसान बनाता है। साथ ही कृषि क्षेत्र की समस्याओं का ज्यादा सटीकता के साथ समाधान भी करता है। भारत में मार्केट लिंकेज कृषि क्षेत्र की बड़ी समस्या है, यानी किसान जो उगाता है उसका सही भाव उसे नहीं मिल पाता। कई स्टार्टअप इस दिशा में काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को सीधे बाजार से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप उत्पादकता में इजाफा और लागत में कमी लाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप फसल की पैदावार, बारिश के पैटर्न, कीट संक्रमण और मिट्टी के पोषण जैसी बातों पर नजर रखते हैं और समय रहते इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं। इसी जानकारी के आधार पर किसान अपने कृषि कामों को अंजाम देकर उन्नत खेती करने में सक्षम हो पा रहे हैं। सटीक कृषि में एग्रीटेक स्टार्टअप की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टार्टअप उर्वरक और कीटनाशकों जैसे संसाधनों के उपयोग को ज्यादा सटीक बनाते हैं, यानी इनकी मदद से किसान कम उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके भी ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये स्टार्टअप लागत घटाने, कमाई बढ़ाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मददगार है। बहुत से स्टार्टअप किसानों के लिए कृषि आदानों और उपकरणों को अधिक किफायती बनाने पर भी काम कर रहे हैं। ये ऑनलाइन बाजार या मोबाइल के माध्यम से उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण और दूसरे इनपुट बेचते हैं। कई स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपूर्ति और मांग का पूर्वानुमान लगा लेने में सक्षम हो गए हैं। इस तरह का अनुमान बेहतर योजना बनाने और उपज में सुधार लाने का भी काम करता है। भारत ऐसा देश है जहां मौसम की अनिश्चित परिस्थितियां फसलों के लिए खतरा पैदा करती हैं, इसलिए ऐसा अनुमान बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। भारत में किसानों को आमतौर पर सही बाजारों तक पहुंचने में मुश्किल होती है। यही कारण है कि उन्हें फसलों का सही दाम भी नहीं मिल पाता। बहुत से स्टार्टअप किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह फसल की बिक्री में पारदर्शिता आती है, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और किसानों को पूरे का पूरा लाभ मिल जाता है। कई स्टार्टअप उपज गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में जबरदस्त काम कर रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एग्रीटेक स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए कृषि पद्धतियों को एकीकृत कर रहे हैं और कृषि के लिए नए युग की शुरुआत भी। तो
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी एग्री स्टार्टअप से जुड़ी हुई। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप के बारे में और विस्तार से, कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो कि आपको इस क्षेत्र में, इस दिशा में बरतने की आवश्यकता है। जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विमर्श किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कृषि स्टार्टअप की। आइए बात करते हैं किसानों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब की। सरकार आपके साथ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्या मिढ़ा जी, जो कि खुद एक एग्री स्टार्टअप से जुड़ी हुई हैं। उनकी जर्नी कैसी रही और नए लोग, युवा जो कि एग्री स्टार्टअप, कृषि स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह की सलाह है, आइए हम जानते हैं दिव्या जी से। दिव्या जी, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। जैसे आपने एक एग्री स्टार्टअप की शुरुआत की, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कितना समय हो गया इस क्षेत्र में आपको? सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं अपने स्टार्टअप की जर्नी, जो मैम पूछ रहे हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिली, देखिए हम लाइफ में जो भी करते हैं, जीवन में जो भी करते हैं, वो हमारे परवरिश और हमारे जो अनुभव हैं उन सब का एक निष्कर्ष होता है। तो जो हमारा स्टार्टअप है वो भी हमारे एक्सपीरियंसेस का एक कंक्लूजन ही है, जहाँ से हमें इसकी प्रेरणा मिली। तो मैं श्री गंगानगर राजस्थान में मेरा जन्म हुआ और वहीं पे मैं बड़ी हुई, जो एक छोटा शहर है। और छोटे शहरों में वार त्योहार, व्यवहार, सब चीज़ों में खाना बड़ा ही अहम रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और हमारी परवरिश में हमारे माता पिता से भी हमको खाने को प्यार से बनाना, पकाना, मिलजुल के खाना, उसकी सीख मिली। मंडियों में जाने का अवसर मिला, हमने देखा कैसे फ्रेश प्रोड्यूस मंडियों में आता है किसानों के ज़रिए। और उसके बाद पढ़ाई करके, पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में हमें मुझे देश के अलग अलग प्रांतों में रहने का अनुभव हुआ। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे में रही अपनी पढ़ाई और जॉब के सिलसिले में। उसके बाद हैदराबाद में रही और मैंने यहाँ के यूनिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक्सपीरियंस किया। जैसे महाराष्ट्र में कोकम पाया जाता है, कोकम ड्रिंक बहुत वहाँ की पॉपुलर है। हैदराबाद में रहे तो कुलीत है। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस मिले और उसके बाद मैं जॉब के सिलसिले में दुबई गई, जहाँ पे अगेन लाइफ बहुत बिजी थी। हाँ, बड़ा बाज़ार है। और वहाँ पे हमने देखा कि ऑन अ वेरी बिजी डे, जब हमें एक इजी लंच ऑप्शन चाहिए था, तो हमें एक सैलड्स को हमने एज अ मील ऑप्शन एक्सप्लोर किया। यूजुअली हम एज अ साइड कंसिडर करते हैं, तो हमने एज अ मील उसको एक्सप्लोर किया। एंड फिर जब हम वापस अपनी फैमिलीज़ के साथ रहने इंडिया आए, तो हमने सोचा व्हाई नॉट। इंडिया में इतना अच्छा प्रोड्यूस है, वी आर सो ब्लेस्ड एज अ कंट्री, व्हाई नॉट ये जो प्रोड्यूस है इसको हम सैलड्स की फॉर्मेट में इंडियन ऑडियंस को प्रेजेंट करें। तो इस तरीके से हमारा स्टार्टअप, जिसका उद्देश्य है कि हम इंडियन इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स को मॉडर्न फॉर्मेट्स में कस्टमर्स को प्रेजेंट करें, इसकी शुरुआत हुई और इसकी प्रेरणा मिली, जिसमें हम इंडियन इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोकम, वेस्ट बंगाल का जो यूनिक चीज़ है बांदेल चीज़, उसको इस्तेमाल करते हैं। बथुआ जो हम साग में प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके सैलड्स के फॉर्मेट में कस्टमर्स को देते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्टार्टअप की शुरुआत हुई। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं, तो यानी ट्रेडिशन भी और ट्रेंड भी। जैसे ट्रेंड आजकल हम लोगों की फूड हैबिट्स बदल रही है, हमें झटपट चीज़ें चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन भी बना रहे। तो हमारी जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी और आज के ज़माने की ज़रूरतों को भी आप पूरा कर रही हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, एग्री स्टार्टअप, जैसे आपने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया, ये एग्री स्टार्टअप में आता है। एक एग्री स्टार्टअप को सेटअप करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने जब इसकी शुरुआत की तो क्या कुछ इसके लिए ट्रेनिंग ली या कुछ चुनौतियाँ आई, इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगी?
मैम सबसे पहले तो कोई भी स्टार्टअप हम शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी बेसिक रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा मार्केट को समझना ज़रूरी है। उसके बाद में पक्का इरादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडियाज़ बहुत लोगों के पास बहुत से होते हैं जो शायद किसी फील्ड में एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनके पास भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन आइडियाज़ को मटेरियलाइज करना, उसके लिए आपको बहुत सारा करेज चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए और फेथ चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों में समय लगता है। तो जैसे हमने जब अपने स्टार्टअप की शुरुआत की तो ये हमारे लिए बिल्कुल इनोवेटिव और ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटी है, बिकॉज ये एक यूनिक कृषि स्टार्टअप है, बिकॉज हम इसमें मिलेट्स और इंडियन इंग्रेडिएंट्स को सैलड्स की फॉर्म में कस्टमर्स को दे रहे हैं। मिलेट्स बेस्ड सैलड्स आपको गुरमे रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे, बट एक क्लाउड किचन के ज़रिए जनरल पब्लिक को उसको प्रोवाइड करना, दिस इज़ वेरी न्यू वर्क। लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप मान लीजिए कोई डिश जनरल कस्टमर्स के सामने देते हैं तो आपको पता है कि ठीक है ये पसंद आएगा, ये नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमारे काम में आपको कोई भी देयर इज़ नॉट टेक्स्ट बुक आंसर कि आपने ये रेफ़र किया, मार्केट को देखा और आपने वो कर दिया। तो हमें हर चीज़, जब हम डिस्कशन टेबल पे आते हैं, जब हम अपनी रेसिपीज़ क्यूरेट करते हैं, जब हम कस्टमर्स के पास लेके जाते हैं, तो वो एक अपने आप में एक रिसर्च होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, और कस्टमर रिस्पॉन्स से ही हमें पता चलता है कि वो कितना सक्सेसफुल है। तो ये हमारा चैलेंज है। और कोई भी स्टार्टअप, जैसे कि आप पूछ रहे थे और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ऑफ कोर्स रिसर्च, करेज, फेथ इन योर आइडिया, इसके साथ साथ रिस्क मिटिगेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं जैसे एक एग्जांपल दूंगी, जब हमने अपना स्टार्टअप किया, हम मिलेट बेस्ड सैलड सर्व करना चाहते थे, तो वी स्टार्टेड स्मॉल। आप छोटे छोटे डिसीजंस लीजिए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स रन करिए। हमने अपने सैलड सबसे पहले केवल अपनी सोसाइटी में सर्व किए और उसका रिसेप्शन देखा, अपने कस्टमर से उसका फीडबैक लिया, और जब हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लिया, जिसमें कि हमने एक कमर्शियल आउटलेट की शुरुआत की। तो अब उसके बाद हमने सेल्फ डिलीवरीज की, उसके बाद हम एग्रीगेटर्स पे मूव ऑन हो गए। तो इस तरीके से जो एक्सपेंशन भी है वो धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स। बहुत jल्दी बहुत सारा इन्वेस्ट अगर हम कर देंगे तो हो सकता है कि हमें मार्केट को अंडरस्टैंड करने का, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का, सुधार करने का मौका नहीं मिले। तो बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे डिसीजंस लीजिए, जल्दी जल्दी फेलियर या सक्सेस को लीजिए, और आप उसके बेसिस पे अपना नेक्स्ट स्टेप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। जैसे कि मैम आपने बताया कि यहाँ पर सब कुछ हिट एंड ट्राई होता है, मतलब आप कोई चीज़ तैयार करते हैं और उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स आया, तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, कभी फेल होंगे कभी पास होंगे, तो ये एक, इसके लिए भी आप मानसिक रूप से तैयार रहें। अब मैम एक चीज़ हम और भी देखते हैं कि बहुत सारे युवाओं के पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जब भी आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें पूंजी, कैपिटल की बहुत आवश्यकता होती है। इस तरह के स्टार्टअप शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन उनको सस्टेनेबल बनाना, मतलब सतत वो आगे बढ़ते रहें, इसके लिए भी कोई हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को या किसानों को जो कि किसी स्टार्टअप से शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे? इसमें ये जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप बेबी स्टेप्स लें। जब हम बेबी स्टेप्स लेते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हम मिनिमाइज़ करते हैं, और जब हम रिस्क मिटिगेट करते हैं तो हम देखते हैं कि मैं एक ये डिसीजन ले रही हूँ, एक काम कर रही हूँ, उसकी अपसाइड ज़्यादा है, डाउनफॉल कम है। तो जैसे हमारा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा, हमने सीड कैपिटल खुद से हमने अपनी कंपनी को बूटस्ट्रैप किया, खुद के फंड से हमने उसकी शुरुआत की और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स लिए। एंड डे 1 पे ही हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने ऑपरेशंस को, आप इसे ओल्ड स्कूल मेथड कह सकते हैं, कि हम पहले दिन से ही ये कोशिश करेंगे कि हम फिनेंशियल वायबिलिटी की तरफ बढ़े। मतलब कि हम पूरा समय ये ध्यान रखें, अपनी वेस्टेजेस को कंट्रोल रखें, अपनी कॉस्ट्स पे फुल कंट्रोल रखें, ताकि हम प्रॉफिटेबल होने का टारगेट बहुत पास रखें, बहुत दूर नहीं रखें। ये नहीं सोचें कि बहुत हम पहले बढ़ा लें,
कुछ एंटरप्राइजेस का ये भी स्ट्रैटेजी होता है कि आप 4 साल 5 साल के होराइजन पे खुद को प्रॉफिटेबल देखते हैं। बट मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब हम इनफैक्ट जब फार्मर्स या कोई छोटा बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं अपने पैसे से, तो आप बिजनेस को उस तरीके से कस के रखिए कि आप जल्दी से जल्दी उसमें एटलीस्ट ब्रेक इवन करिए, आपके खर्चे निकालिए, उसके बाद प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करिए। फिर जब आपको सारी समझ आ जाए तब आप फंडिंग को एज अ लेवरेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब वो सही समय है कि आपने पैसा कहीं से कैपिटल कहीं से आपने एक्वायर किया, वेंचर कैपिटल के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, या अपना किसी से डेट लिया, उसको फिर आप बिजनेस ग्रोथ में यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा पैसा लिया और हो सकता है वो गलत तरीके से या गलत जगह आप उसको इस्तेमाल कर लें। यानी बहुत आपको पैर फूक फूक कर आगे बढ़ना है, और अगर आप पूरी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसे में जो नुकसान होने की आशंका है उससे काफ़ी हद तक आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ये आपकी तरफ से एक फॉर्मूला या मंत्र कहें स्टार्टअप्स के लिए है। अब मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की देख रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए और सिर्फ एग्री स्टार्टअप से जो प्रोड्यूस हैं, प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, या फिर मार्केट लिंकेज है, इससे जुड़े हुए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। इस पूरे सेगमेंट को, एग्रीकल्चर सेगमेंट को जब हम स्टार्टअप से जोड़कर देखते हैं तो आपको कितनी संभावना इस दिशा में दिखाई देती है? कितना आपको लगता है कि स्कोप है, कितना इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है? आई फील दैट द स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज जैसे हम इंडी सैलड्स में मिलेट बेस्ड सैलड्स सर्व कर रहे हैं, तो मिलेट्स आप देखेंगे हमारे कल्चर में, हमारे किचन्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे स्वांग के चावल हम व्रत में खाते हैं, और कुड्डू की पूड़ी आप हमेशा से नवरात्रे में हम उसको एंजॉय करते हैं, सिल के लड्डू खाते हैं। अब क्या हो गया कि ये व्रत में सिमट के रह गए हैं, जबकि अगर हम इनका पोषण और इन चीज़ों के बेसिस पे इनका पोटेंशियल देखें कि ये हमें कितना पोषण प्रदान कर सकते हैं, कितना कस्टमर्स के लिए अच्छे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये उन दिनों में ही सिमटे रहें, ये हमारे डाइट का एक रेगुलर हिस्सा हो सकते हैं। जैसे कि इसीलिए 2023 में गवर्नमेंट ने या यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम मिलेट्स का जो इकोसिस्टम है, फूड इकोसिस्टम में मिलेट्स को और प्रोमिनेंट बनाए। तो इस और मिलेट्स किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनको कम पानी की आवश्यकता होती है की स्थिति में भी। हाँ, बहुत ही क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। तो इस तरीके से किसानों के लिए भी एक अच्छी फसल है, और अगर कस्टमर्स इसको हम और कमर्शलाइज करते हैं, आम जनता तक पहुंचाते हैं, तो बहुत स्कोप है कि फार्मर्स भी इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। जो प्रोसेसिंग में लोग जुड़े हुए हैं, जो इनको क्लीन करते हैं, हमारे जैसे जो एंड ऑफ द चेन पे रेस्टोरेंट्स हैं, जो कस्टमर्स को इनको फाइनल प्लेटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, इन सारे प्लेयर्स के लिए पूरे इस इकोसिस्टम में, राइट फ्रॉम फार्म टू द फॉर्क, बहुत सारी जगह वैल्यू ऐड करने की पोटेंशियल है, स्कोप है, एंड एवरीबडी कैन मेक दिस एज अ वायबल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। और न केवल अपने लिए फाइनेंशियली वायबल, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत वायबल अपॉर्चुनिटी है हमारे। इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। सो इन एवरी एस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स को इस पूरे सिस्टम से जुड़ के बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का स्कोप है, बहुत बेनिफिट है। बिल्कुल। और मैम, जैसे कि अगर हम अपने देश की कुल आबादी की बात करें तो अभी भी जो बड़ा सबसे सेक्टर है वो एग्रीकल्चर ही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी आबादी की आजीविका एग्रीकल्चर ही है, यानी कृषि का ही क्षेत्र है। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि अभी भी इसे संगठित करने के लिए और योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, यानी विकास की राह से जोड़ने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और करने की आवश्यकता है। एक किसान जो है वो प्रोड्यूस तो कर लेता है, पैदा कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो भी एक तरह का बिजनेस मैन ही है, वो भी व्यापारी है, क्यों पैदा करता है, बाजार में बेचता है। उससे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किसान सिर्फ मंडियों तक सीमित ना रहे कि अपनी उपज को मंडियों तक बेचे और उसका काम ख़त्म, वो
इस पूरे स्फेयर को कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, यानी एग्री स्टार्टअप से जुड़कर किसान भी हो और एक उद्यमी भी बने? मैम मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगी कि हम जब बड़े हो रहे थे, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो हमारे परिवारों की तरफ से एजुकेशन पे बहुत फोकस था कि एजुकेशन को आप भले ही एक जॉब में ट्रांसलेट नहीं करें, लेकिन एजुकेशन आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करती है। चीज़ों की समझ बेहतर होती है। चीज़ों की समझ बेहतर होती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, आप किसी भी सिचुएशन को बेटर समझ सकते हैं, अपने नफ़े नुकसान का ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। जब आपके सामने सही अवसर आते हैं तो आप उनको पहचान पाते हैं। तो मेरी इसमें यही राय रहेगी कि आजकल आप गांव में देखेंगे गवर्नमेंट का एजुकेशन पे बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने की। तो मैं यही बोलूँगी कि यदि किसान एजुकेशन पे भी अपने एजुकेशन को एज अ नेसेसरी चीज़ मान के, लाइफ स्किल मान के उस पर भी फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जो उनके सराउंडिंग इकोसिस्टम में जो चीज़ें और अवसर आ रहे हैं, अपनी मेहनत का बेहतर फल लेने की जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको वो समझ पाएंगे। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है डिजिटल। तो डिजिटल आजकल इट हैज़ बिकम द विंडो टू द वर्ल्ड, तो बहुत ज़रूरी है। और ये भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर एजुकेशन भी। आपको आजकल मेरी मदर एक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं एज ए गवर्नमेंट टीचर, एंड फ्रॉम हर आई नो कि ये चीज़ बहुत डिजिटल एजुकेशन इज़ ऑल्सो कमिंग अप, देयर इज़ लॉट ऑफ फोकस। तो बहुत ज़्यादा, तो आप जब पढ़ाई में जुड़ते हैं तो आपके लिए डिजिटल इंडिया का भी जो रास्ता है वो खुलता है। तो एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन दोनों ही अगर फोकस रहेंगी तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। हम किसी एक अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं कर सकते क्योंकि समय बदलता जाता है, बाजार बदलती जाती है और अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होती जाती हैं। हमें पिक एंड चूज़ करना है हमारे लिए किस समय क्या सही है। जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अपने अनुभव साझा किया कि आप मुख्य रूप से किसान नहीं है, एक इंजीनियर रही हैं, जैसा कि आपने पहले बताया था। और अक्सर ये होता है कि जब हमारे युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं तो उनका फोकस रहता है कि चमचमाती हुई बिल्डिंगों में किसी एमएनसी में नौकरी मिल जाए। लेकिन आपने जो हमारे ट्रेडिशन है उसके साथ चलकर, उससे जुड़ करके अपना उद्यम आगे बढ़ाया। तो हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपको नौकरी के लिए विदेश भागने या शहरों में भागने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, जब हमने स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत की तो ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है, क्योंकि जब आप एजुकेशन ले लेते हैं उसके बाद आप एक एमएनसी की जॉब में हैं, लाइफ बिकम्स वेरी कंफर्टेबल, राइट। और ये एक आदत है, ह्यूमन नेचर है कि हम कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएं फिनेंशियली एंड अदरवाइज ऑल्सो। बट मेरे को लगता है कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग चाहिए होता है। तो वो जो चीज़ है आफ्टर अ पॉइंट जॉब में आपको लगता है कि जो मैंने सीखा हुआ है वही मैं ठहर गए करता जा रहा हूँ। और जो आपके वेंचर्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है, वो आपको बिल्कुल सीरियस एकदम राइट फ्रॉम 0 to 100 किसी चीज़ को ले जाने का मौका देती है। एंड इट इज़ वेरी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग एंड देयरफॉर वेरी सेटिस्फाइंग। बहुत मेहनत है, बहुत चुनौती है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको बहुत फुलफिल्ड फील होगा कि मैंने मेहनत की। और पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। जॉब में एक लेवल पे आके हो सकता है आपकी पोटेंशियल आपको लगे कि अब बस हो गया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू चेंज द वर्ल्ड बेटर। दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि एक अच्छा या दूसरा बुरा, हर किसी के लिए कुछ फिट हो सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आपका लर्निंग कर्व बहुत ही स्टीप हो और आपको लगता है कि कोई ऐसी मूलभूत समस्या है जिसको आप बदलना चाहते हैं, जैसे हमारे स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव है हेल्दी एंड टेस्टी फूड
को सरल, सुगम, सतत तरीके से लोगों तक लाना, टू मेक हेल्दी ईटिंग प्लेजेंट, ईजी, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल. दिस इज़ द मिशन. सो इफ़ यू हैव सम मिशन इन माइंड, जो आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी देयर, आउट देयर इन एक्शन, जंप इन. तो आप उस पर काम करिए, मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी. दिव्या जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि अब हमारे देश में स्टार्टअप्स को लेकर एक सोच भी बदली है और एक जो इकोसिस्टम है वो पहले से बेहतर हो रहा है और इसलिए काफ़ी संभावना है? हाँ जी, बिल्कुल. मैं समझती हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं स्टार्टअप्स को लेके. ये जो एक हम आज आप बैठे हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट की तरफ से फोकस है स्टार्टअप कल्चर पे, बिकॉज स्टार्टअप से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. जिन प्रॉब्लम्स को कोई एड्रेस नहीं कर पाया है, वहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको आंसर कर सकते हैं. और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट जैसे कि मैं बात कर रही थी, उसमें हम हमारे जैसे स्टार्टअप्स को बहुत उसमें हेल्प मिली, क्योंकि एक हमें स्क्रैच से नहीं डेवलप करना पड़ा वो इकोसिस्टम. ऑलरेडी कस्टमर्स में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अवेयरनेस क्रिएट की जा रही थी कि मिलेट्स बहुत अच्छे हैं एनवायरनमेंट के लिए और सबके लिए. तो इस तरीके से बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं और इस वजह से लोगों को मदद मिल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में. एंड मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय है अपने सपनों को पूरा करने का. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सरकार आपके साथ में अपने अनुभव साझा करने के लिए. और जैसा कि आपने बताया कि अभी स्टार्टअप्स को लेकर जिस तरह का इकोसिस्टम है या फिर जिस तरह की व्यवस्था है, आप अपने सपनों को पंख दे सकते हैं, उड़ान दे सकते हैं और स्टार्टअप के क्षेत्र में नए ऊंचाइयों को निश्चित ही छू सकते हैं. तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको एग्री स्टार्टअप, कृषि स्टार्टअप के बारे में विस्तृत जानकारी दी और साथ ही हमने जाना कि व्यवहारिक तौर पर किस तरह की चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों को पार करते हुए कैसे आपको अपने कृषि स्टार्टअप को कामयाब बनाना है. आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सरकार आपके साथ लेकर आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesaath@gmail.com. आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं. इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ हिंदी में टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे फॉलो कर सकते हैं. या फिर आप वॉल पर अपने सवाल लिख सकते हैं या मैसेंजर के माध्यम से भी अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं. इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर, कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060. इस नंबर पर आप सोमवार से शनिवार के बीच कॉल कर सकते हैं और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप अपने कॉल करें और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं. इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में आपसे इजाज़त लेंगे. अगले अंक में एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ. नमस्कार.